हेलो ड्रामा फैंस, आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी ऑफ फिनिक्स जो एक फैंटेसी ड्रामा है। फिनिक्स का मतलब होता है मायावी पंछी जिनकी दुनिया हमसे बहुत अलग होती है। उसमें होता है रोमांस, एक्शन और सस्पेंस, और इन्हीं सबसे भरी हुई है हमारी नई कहानी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी नई कहानी। और हाँ, इसे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है केन्यान कॉन्टिनेंट से, जहाँ के लोग सभ्यता को कल्टीवेट करने का काम करते हैं, और ये काम कुछ टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं, और उन टैलेंटेड लोगों को कल्टीवेटर्स कहते हैं। अगला सीन है जुनवो अकेडमी का, और आज सभी कल्टीवेटर्स मिलकर जुनवो अकेडमी को बहुत बड़ा सम्मान देने वाले हैं। पिंगले पवेलियन जो कि नॉर्थ में है, और सेलेस्टियल पैलेस जो कि साउथ में है, वो दोनों भी जुनवो अकेडमी को अपना लीडर मानते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाई होती है वह बुराई भी होती है, जहाँ हीरो होता है वहाँ विलन भी होता है। और हमारी इस कहानी का विलन है डार्क नाइट कोर्ट जो कि वेस्ट रीजन में है, और ये है डार्क नाइट कोर्ट के लॉर्ड डेमॉन। डार्क नाइट कोर्ट के लोग जुनवो अकेडमी को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जुनवो अकेडमी वर्ल्ड में शांति फैलाना चाहती है और ये लोग अशांति। 30 साल पहले डार्क नाइट कोच के लोगों ने जब किन्यान कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था, उस वक्त किन्यान कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर थे मिस्टर म्यू जिझाओ। उन्होंने डार्क नाइट कोच के लोगों को हराने के लिए एक एनर्जी बैरियर बना दिया था, और उस बैरियर के मैनेज करने की जिम्मेदारी और साथ ही इन राक्षसों से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी जुनवो अकेडमी के कल्टीवेटर्स को दे दी थी। और इसके बाद मिस्टर म्यू ने दुनिया से दूरी बना ली थी, और वो अमर हो गए थे, और वो एक तारे में बदल गए थे। इसके कुछ सालों बाद फेंग फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम फेंग व्यू रखा गया। उसके साथ खास बात ये थी कि उसका ब्लड फीनिक्स ब्लड था, मीन्स उसके अंदर एक मायावी पंछी का खून था। और किन्यान कॉन्टिनेंट पर मिस्टर व्यू के बाद फीनिक्स ब्लड वाली वो दूसरी इंसान थी। जब फेंग व्यू 12 साल की हुई तो उसे एक स्पिरिट रिंग मिली, और इस रिंग की मदद से उसकी मुलाकात हुई मिस्टर म्यू से, जो एक आत्मा में बदल चुके थे और इस रिंग में बसते थे। उस वक्त फेंग व्यू ने मिस्टर म्यू से रिक्वेस्ट की थी कि वो उन्हें फॉलो करना चाहती है, जिस पर मिस्टर म्यू कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें ये स्पिरिट रिंग मिली है, इससे ये तो प्रूव हो जाता है कि हम दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट बनाता हूँ। लेकिन तुम्हें इस बात को सबसे सीक्रेट रखना होगा। और उस दिन के बाद से फेंग व्यू मिस्टर म्यू से सीखना स्टार्ट कर देती है, और वो किन्यान कॉन्टिनेंट की एक जीनियस लड़की बन जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके टैलेंट से जलना शुरू कर देते हैं। ये है सेलेस्टियल पैलेस की जियो किन्योन। ये खुद को एक जीनियस मानती हैं, और इनका मानना है कि कैपिटल में 2 जीनियस एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये फेंग व्यू से जलती हैं और उसे हराने के मौके ढूंढती रहती हैं। और ऐसी ही एक फाइट में ये फेंग व्यू का फीनिक्स ब्लड अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है, जिस पर फेंग व्यू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह से मेरा फीनिक्स ब्लड लेकर अपनी एनर्जी को बढ़ा सकती हो? तो जियो कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो इस फीनिक्स ब्लड की वजह से ही है, और अब इसे मैं ले चुकी हूँ। तो अगर अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी और कभी भी कैपिटल वापस लौट कर नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगी, वरना तुम आज मेरे हाथों मारी जाओगी। फेंग यू उसकी बात मानने से मना कर देती है, और इसका नतीजा ये होता है कि जियो उस पर अटैक कर देती है। जुओ अपनी तलवार से फेंग व्यू पर एक वार करती है और उसे बहुत नीचे एक खाई में धकेल देती है। फेंग व्यू को लगने लगता है कि अब वो मरने ही वाली है, लेकिन तभी मिस्टर म्यू जो फेंग व्यू के गुरु हैं और एक होली स्पिरिट हैं, वो उसे बचा लेते हैं। फेंग व्यू को जब होश आता है तो वो सब कुछ भूल चुकी होती है, क्योंकि उसका फीनिक्स ब्लड खो चुका है। तब उसके गुरु अपना फीनिक्स ब्लड उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि तुम घायल हो चुकी हो और तुम्हारी सारी पावर्स भी खो चुकी हैं। मेरा फीनिक्स ब्लड सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक हेल्दी रख सकता है, लेकिन अगर तुम वापस अपनी पावर पाना चाहती हो और कल्टीवेशन शुरू करना चाहती हो, तो तुम्हें सेलेस्टियल फ्रूट की जरूरत होगी। लेकिन फेंग व्यू को उनकी कोई बात समझ नहीं आती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम फेंग व्यू हो। अगर तुम इससे ज़्यादा जानना चाहती हो कि तुम यहाँ कैसे आई, तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन याद रखना कभी भी कोई गलत काम मत करना। और ऐसा कहकर वो डिसअपियर हो जाते हैं। तभी उसके गुरु के रूप में उसके अंदर एक शक्ति प्रवेश करती है, जिसकी वजह से फेंग व्यू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हुआ। अब क्योंकि फेंग व्यू का कल्टीवेशन और मेमोरी खो चुकी थी, इसलिए उसकी फैमिली उसे निकाल देती है और वो एक पुराने घर में रहने लगती है।
वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है। फेंगव्यू और उसके गुरु के बीच में जो लिंक होता है, उसकी वजह से एनर्जी बैरियर में क्रैक आ जाता है। इसके साथ ही वो स्टार जो उसके गुरु को शो करता था, वो स्टार भी दिखना बंद हो जाता है और अब फेंगव्यू की एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं। फेंगव्यू को अपने बारे में सिर्फ इतना पता है कि अगर उसे कल्टीवेशन वापस शुरू करना है तो उसे सेलेस्टियल फ्रूट की ज़रूरत होगी, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि सेलेस्टियल फ्रूट उसे कहाँ मिलेगा। अपनी इस नई ज़िंदगी में वो अपनी माँ के साथ रहती है और उसके साथ रहती है उसकी एक दोस्त, और वो दवा बेचने का काम करती है। उसकी नई ज़िंदगी के पहले सीन में फेंगव्यू को बहुत स्मार्ट दिखाया जाता है, क्योंकि जब उसकी फ्रेंड कोई भी दवा नहीं बेच पाती है तो फेंगव्यू एक चक्कर चलाती है। सामने से उस सिटी के गवर्नर का बेटा आ रहा होता है। फेंगव्यू उसके पास जाती है और उसके कान में कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें रात को बिस्तर गीला करने की समस्या है। ये सुनते ही वो घबरा जाता है और फेंगव्यू से इसकी मेडिसिन पूछने लगता है। और फेंगव्यू उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहती है कि दवा तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इसकी सिर्फ एक ही शीशी है जो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और फेंगव्यू उसे वो मेडिसिन मनचाहे दामों पर बेच देती है और साथ में ये भी कहती है कि इस शीशी को खोना मत, क्योंकि मेरे पास इसका दूसरा पीस नहीं है। उनके जाने के बाद फेंगव्यू की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि इसे बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है। तो फेंगव्यू बताती है कि इनके घर पे जो मेड काम करती है उससे मेरी बात हुई थी, उसी ने मुझे बताया कि ये कितना बेवकूफ़ है और अभी तक बिस्तर गीला करता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरो जुन लिनयान की, जो कि जुनवू क्लैन का प्रिंस है। उसके साथ उसके 2 दोस्त और होते हैं, जिनमें एक का नाम है जुआन ये और दूसरे का नाम है फेंगजुन। इन तीनों की धमाकेदार एंट्री होती है डार्क नाइट कोर्ट के राक्षसों से लड़ते हुए, जिन्हें ये हरा देते हैं। तभी इन तीनों को फायर क्लाउड का जाइंट हॉक दिखाई देता है, मतलब एक विशालकाय बाज, जिसके बारे में ये बात फेमस थी कि ये बाज सेलेस्टियल फ्रूट की रक्षा करता है। इसके बाद फेंगव्यू एक बूढ़े आदमी के पास जाती है जिसका नाम की बा है और जो मेडिसिन्स बनाता है। फेंगव्यू उससे पूछती है कि मैं वापस कल्टीवेशन कब शुरू कर सकती हूँ, तो बा उसे बताता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक तुम मेरे पास सेलेस्टियल फ्रूट लेकर नहीं आओगी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फेंगव्यू उसे सेलेस्टियल फ्रूट के बारे में पूछती है, तो बा उसे कहता है कि फ्रोजन फॉरेस्ट में सेलेस्टियल फ्रूट अब पक चुका है और इसीलिए कई सारे कल्टीवेटर्स भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन तुम बहुत वीक हो और तुम उनका सामना नहीं कर सकती। अगर तुम फ्रोजन फॉरेस्ट में अकेली जाओगी तो हो सकता है कि डेमोनिक राक्षस तुम्हें खा जाएं। तो फेंगव्यू उसे पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर सेलेस्टियल फ्रूट एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, ये मैं कैसे पता लगाऊं। तो बा उसे आइडिया देता है कि सभी कल्टीवेटर्स यूनलाई टावर में रहते हैं, तुम वहां जाओ और उनकी टीम को ज्वाइन कर लो, हो सकता है तुम्हें वहां से मदद मिल जाए। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, और ये है जुनवू क्लैन की क्वीन गाओ और हमारे हीरो जुनलिन की माँ। और ये जुनलिन के पिता से ये बात करने आई है कि इनका बेटा जुनलिन फ्रोजन फॉरेस्ट में सेलेस्टियल फ्रूट के लिए गया हुआ है और वहाँ बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट यानी कि राक्षस हैं, कहीं उसकी ज़िंदगी खतरे में ना पड़ जाए। ये हैं जुनलिन के पिता और जुनवू क्लैन के महाराज, और ये महारानी से कहते हैं कि चिंता मत करो, वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोनों दोस्त भी हैं। मिस्टर म्यू के जाने के बाद एनर्जी बैरियर में क्रैक आ चुका है और अब डार्क नाइट कोर्ट के सभी बीस्ट हमें परेशानी खड़ा करने की कोशिश करेंगे, और अगर हम सबसे पहले अमृत बना लेते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी और तब वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर क्वीन गाओ कहती है कि शायद आप ठीक कहते हैं, अगले महीने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, मुझे उम्मीद है कि तब तक हमारा बेटा सेलेस्टियल फ्रूट को ले आएगा। तो किंग कहते हैं कि हाँ, सेलेस्टियल फ्रूट ही वो चीज़ है जिसके साथ हम सबसे बेहतरीन अमृत बना सकते हैं। अगले सीन में फेंगव्यू जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे नाराज़ होती है क्योंकि वो बहुत लेट घर आई है, लेकिन फेंगव्यू उसे अपनी मीठी मीठी बातों से मना लेती है और वो दोनों अंदर चली जाती हैं। रात में सोते वक्त फेंगव्यू को अपने गुरु का सपना आता है, जो उससे कह रहे होते हैं कि सेलेस्टियल फ्रूट 60 साल में एक बार खिलता है और तुम्हें किसी भी हाल में इस चांस को जाने नहीं देना है और उस फ्रूट को पाना है। सपना खत्म होते ही फेंगव्यू घबराकर उठ जाती है और वो पानी पीने लगती है। तभी उसके माथे पर फीनिक्स ब्लड चमकने लगता है और वो इसे अपने गुरु की एक चेतावनी समझती है, और वो खुद से कहती है कि मुझे खुद को अच्छी तरह तैयार करना होगा और किसी भी तरह सेलेस्टियल फ्रूट को पाना होगा। इसके बाद वो अपनी प्रोफाइल को लो रखने के लिए गरीबों वाले कपड़े पहनती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि हमें यूनलाई टावर जाना होगा और कल्टीवेटर्स की टीम को ज्वाइन करना होगा। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि इतने प्रिटी फेस के साथ आप गरीब बिल्कुल नहीं लगती हो, आपको अपने फेस पे कुछ ब्लैक ब्लैक लगा लेना चाहिए।
के बाद उसकी फ्रेंड उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि प्रिंस जुनलिन बॉर्डर पर इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। मुझे डर इस बात का है कि फैंग फैमिली यहाँ कुछ लोगों को जरूर भेजेगी, लेकिन हमें सिर्फ उन लोगों से दूर रहना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि 3 साल पहले उन लोगों ने हमें वहाँ से निकाल दिया था और हम जैसे तैसे करके दवाइयाँ बेचकर अपना काम चला रहे हैं। अब और वो हमसे क्या चाहते हैं? क्या वो हमें मारना चाहते हैं? तो फेंगयू कहती है कि तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भले ही अभी मेरा कल्टीवेशन खो गया है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपना कल्टीवेशन फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगले दिन वो दोनों भेस बदल के थोड़े से गरीब वाले लुक में यूनली टावर पहुंच जाती हैं, जिससे कि वो कल्टीवेटर से मिल सकें और उनकी टीम को ज्वाइन कर सकें। तभी फैंग कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है, जो आपस में कह रही होती है कि प्रिंस जुनलिन बहुत ही अच्छे हैं और वो लड़की बहुत लकी होगी जिसकी शादी प्रिंस से होगी। इसके बाद उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि आप शायद भूल चुकी हो, लेकिन 3 साल पहले आपकी एंगेजमेंट प्रिंस जुनलिन के साथ ही हुई थी, लेकिन उसे फिर कैंसिल कर दिया गया और फिर हमें वहाँ से निकाल दिया गया। तो फैंग कहती है कि जुन ने मेरे साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी, इसका मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है। इसके बाद एंट्री होती है म्यू याओ की, जो कि झुओ की छोटी सिस्टर है। झुओ वही जिसने फैंग को मारा था। अभी वहाँ एक भिखारी आता है जो सबसे भीख मांगने लगता है और अचानक ही उसे दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। फेंगयू उसका इलाज करने के लिए तुरंत आगे आती है। उसके इलाज के लिए जैसे ही वो सुइयां निकालती है और उसे चुभाने ही लगती है कि म्यूयाओ उससे कहती है कि ये तुम किस तरह इलाज कर रही हो, तुम उसे ठीक करना चाहती हो या और ज्यादा हर्ट करना चाहती हो। लेकिन फैंग उसकी कोई बात नहीं सुनती और उस भिखारी के सिर में सुइयां चुभाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जुओ आ जाती है और वो उस भिखारी को अपने पास से एक दवा खिलाने लगती है, लेकिन वो दवा खिला भी नहीं पाती कि तब तक वो भिखारी होश में आ जाता है, क्योंकि फैंग उसका ट्रीटमेंट पहले ही कर चुकी थी। लेकिन सभी लोग फिर भी जियो को ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जियो की दवा की वजह से उसे होश आया है। फैंग अपनी फ्रेंड किन से पूछती है कि ये कौन है, तो किन उसे बताती है कि ये जियो है, सेलेस्टियल पैलेस की महारानी। शायद आप इसके बारे में सब कुछ भूल चुकी हैं। तभी उस टावर में एक हादसा होने लगता है और वो कांपने लगता है। सभी लोग वहाँ से बच के भागने लगते हैं। व्यू जब टावर की छत पर देखती है तो उसे दिखता है जाइंट हॉक। ये वही जाइंट हॉक है जो सेलेस्टियल फ्रूट की रक्षा करता है। इसे देखकर फैंग व्यू बुरी तरह से डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भागने लगती है। तभी जियो और उसकी सिस्टर म्यू यान दोनों मिलकर जाइंट हॉक से लड़ने की कोशिश करने लगती हैं और काफी हद तक सफल भी रहती हैं। ये देखकर फैंग व्यू शॉक हो जाती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये दोनों तो सच में बहुत पावरफुल हैं। वो जाइंट हॉक सबको छोड़कर फैंग व्यू की तरफ आने लगता है और वो फैंग व्यू पर अटैक करने ही वाला होता है कि प्रिंस जुनलिन बीच में आ जाता है। वो अपना हाथ फेंग की तरफ करता है और उससे अपनी तलवार मांगता है, लेकिन फेंग समझती है कि वो उसका हाथ पकड़ना चाहता है और फेंग शर्माते हुए अपना हाथ प्रिंस के हाथ में देने लगती है। प्रिंस के हाथ में जैसे ही फेंग का हाथ आता है वो गुस्से से पीछे मुड़कर देखता है। वो फेंग का हाथ झटक देता है और अपनी तलवार उठा लेता है। ये देखकर फेंग को एहसास होता है कि वो कितनी बेवकूफ है, क्योंकि प्रिंस उसका हाथ नहीं बल्कि तलवार मांग रहा था। और इसी के साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करती हूँ। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाटा।